इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये चैप्टर अपन आज देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने देखा था, उसी टाइप से मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इन जनरल फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एरिया, सेम उसी टाइप से मैग्नेटिक फ्लक्स को भी अपन डिफाइन करेंगे। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, number of magnetic field lines, number of magnetic field lines passing through the closed surface area, passing through the closed surface area is called magnetic flux. Magnetic flux. The number of magnetic field lines passing through the closed surface area is called magnetic flux. देखो कैसे, ये जैसे अपन करें कि एक क्लोज्ड सरफेस है, यहाँ पर कुछ इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। इसका अपन करेंगे, सपोज एक एलिमेंट लिया, एरिया एलिमेंट, और एरिया बेटा इस टाइप से है। ये अपन कह रहे कि डी ए वेक्टर है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है, ये बी है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि डी फाई बी, और वो किसके इक्वल होगा, तो बी इंटू ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का कंपोनेंट, एरिया वेक्टर का कंपोनेंट डी ए कॉस थीटा, मतलब एरिया वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो बी इंटू द डी ए कॉस थीटा, ये डी फाइव बी है, और यहाँ पे हम कहेंगे कि फाइव बी दैट विल बी इक्वल्स टू बी डी ए कॉस थीटा इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। और यहाँ पे इंटीग्रेशन इस पूरे लूप का इंटीग्रेशन, पूरा एरिया अपने को चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं फाइव बी बी ए कॉस थीटा, या हम कहेंगे बी डॉट ए वेक्टर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, बी डॉट ए वेक्टर, बी ए कॉस थीटा, या अपन कहेंगे बी डॉट ए वेक्टर। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, तो एसआई यूनिट क्या होगा, बी का यूनिट होता है टेस्ला, और ए का होता है मीटर स्क्वायर, और उसी को हम कहेंगे वेबर, वेबर डब्ल्यू पी। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर होता है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। अगर हम इसके सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस में टेस्ला की यूनिट होता है गॉस, और मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसी को अपन कहते हैं मैक्सवेल, ये इसकी सीजीएस यूनिट है, मैक्सवेल गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 वेबर इक्वल्स टू कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि 1 वेबर इक्वल्स टू 10s पावर माइनस प्लस 4, और मीटर स्क्वायर 10 की पावर 4 हो गया, और 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10s पावर 4 गॉस हो गया। तो प्लस 4 माइनस 4 मतलब 1 ही मिल रहा है।
1 वेबर इक्वल्स टू 1 मैक्सवेल ही मिलेगा, क्योंकि गॉस वो है 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁻⁴ गॉस, और 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 वेबर दैट विल बी इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं 10⁻8 मैक्सवेल, ये इसका रिजल्ट होगा, 10⁻8 मैक्सवेल। डन सर। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, एंड मैग्नेटिज्म के लिए गॉस लॉ की अगर अपन बात करें तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल b डॉट ds इक्वल्स टू 0 के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बेटा गॉस लॉ क्या था, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल्स टू एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जबकि यहाँ पे होगा B डॉट ds इक्वल्स टू 0। कोई भी क्लोज लूप है, उस क्लोज लूप के अंदर B डॉट ds अगर अपन फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 मिलती है। तो दैट इज द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस लॉ क्या देखा था आपने, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस लॉ था, और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए गॉस लॉ। अभी अपन यहाँ पे बात करेंगे जो अपना चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, whenever the magnetic flux linked with magnetic flux linked with the closed coil is changed with respect to time, then with respect to time, then some EMF is induced in the coil if the coil is closed, then some current will also induce this EMF is called induced EMF
and the current is called induced current, and this effect is called and this effect is called electromagnetic induction. Electromagnetic induction. This effect is called electromagnetic induction. उस इफेक्ट को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। अगर हम बात करें बेटा कि इस ईएमआई का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो फाइंड किसने किया था, तो उसका पूरा क्रेडिट जाता है फैराडेज को। फैराडेज ने इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था और फैराडेज ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। वो एक्सपेरिमेंट में से कुछ एक्सपेरिमेंट अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नोट कर दिया? Yes. Yes, to explain the experiment, to explain the experiment, to explain the electromagnetic induction, Faraday performed number of experiment, अभी अपन कह रहे कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किए, उसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट 1। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था? ये जैसे अपन कह रहे कि एक करंट कैरिंग एक क्लोज लूप है, ये अपन कह रहे कि क्लोज लूप है, गैल्वेनोमीटर यहाँ से अटैच है और एक मैग्नेट उसको इसके पास में रेस्ट में रखा है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, दोनों बेटा रेस्ट में है। तो हमें पता है कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं इस टाइप से, और साउथ पोल से इस टाइप से अपन कह रहे कि इस कोयल से भी ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और रेस्ट में है। मतलब अपन कह रहे कि ये रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। तो when the magnet and coil both are in rest, then galvanometer shows no deflection, galvanometer shows no deflection, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट में कंक्लूजन में उन्होंने देखा कि ईएमआई के लिए फ्लक्स जरूरी नहीं है, चेंज इन फ्लक्स इज रेस्पॉन्सिबल। मतलब रिजल्ट ये निकला है कि फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, magnetic flux is not responsible
magnetic flux is not responsible मतलब अपन कह रहे हैं कि फ्लक्स तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बेटा पास हो रही है, मतलब फ्लक्स पास हो रहा है, उसके बावजूद भी अपन कह रहे हैं कि कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स से वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। क्या रेस्पॉन्सिबल है? तो चेंज इन फ्लक्स रेस्पॉन्सिबल है, टाइम के साथ में फ्लक्स चेंज होना चाहिए। कैसे? तो उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट इसमें देखा, एक्सपेरिमेंट 2, और एक्सपेरिमेंट 2 में उन्होंने देखा कि जब ये बेटा अपन कह रहे कि क्लोज लूप है, ये गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पर एक मूवेबल मैग्नेट रखा, ये जैसे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, तो इसमें से अपन कह रहे कि इस टाइप से अभी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो टाइम के साथ में चेंज हो रही है। इस टाइप से अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टाइम के साथ में चेंज हो रही है, ये किसी वेलोसिटी v से। तो देखता है कि गैल्वेनोमीटर शोज सम डिफ्लेक्शन। इस एक्सपेरिमेंट में गैल्वेनोमीटर जब मैग्नेट मोशन करता हुआ पास में जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। तो गैल्वेनोमीटर शोज सम डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज सम डिफ्लेक्शन। अपन कह रहे कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, और जब अपन कह रहे कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा तो उसका रिजल्ट क्या क्या कंक्लूजन निकला कि फॉर EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेरिएबल फ्लक्स इज रेस्पॉन्सिबल। फ्लक्स जब टाइम के साथ में चेंज होता है तो EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस करता है। फॉर EMI, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स इज रेस्पॉन्सिबल, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स इज रेस्पॉन्सिबल। वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स इज रेस्पॉन्सिबल। फिर एक्सपेरिमेंट 3, और एक्सपेरिमेंट 3 में इन्होंने देखा कि ये जैसे अपने पास क्लोज लूप है, गैल्वेनोमीटर इससे अटैच है, ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और मैग्नेट है वो v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, और कोइल है वो भी v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। मतलब हम कहेंगे इस टाइप से अपन कह रहे कि दोनों सेम वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा जब दोनों एक साथ मोशन कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। दैट मीन्स फॉर EMI, मोशन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, रिलेटिव मोशन इज रेस्पॉन्सिबल। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फॉर गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर shows no deflection, galvanometer shows no deflection means conclusion इसका क्या निकाला? for EMI, relative motion is responsible, relative motion is responsible। रिलेटिव मोशन का होना जरूरी है, मोशन नहीं, तो रिलेटिव मोशन इज रेस्पॉन्सिबल। अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा।
चलो अभी बेटा अपन यहाँ पर देखेंगे इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर फेराडेज ने दो लॉ दिए। तो फर्स्ट अपन कह रहे कि फेराडेज फर्स्ट लॉ, फेराडेज फर्स्ट लॉ। फेराडेज फर्स्ट लॉ, फेराडेज फर्स्ट लॉ डेफिनेशन जो है ईएमआई उसको बताता है। और अकॉर्डिंग टू फेराडेज फर्स्ट लॉ, according to Faraday's first law, Faraday's first law, whenever the flux linked with the coil is changing, then some EMF will induce and will induce and due to induced EMF, induced EMF will induce and due to induced EMF some current will flow in the coil, in the coil, and it will remains continue, it will remains continue till the flux is changing। ईएमएफ फ्लो होता है और ईएमएफ के कारण करंट इंड्यूस होगी, बट ये तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहता है। अगर अपन कह रहे कि फ्लक्स चेंज नहीं होता है तो उस केस में अपन कह रहे कि कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में भी परफॉर्म किया कि जो फ्लक्स है वो तब फ्लक्स के लिए वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो रेस्पॉन्सिबल है, रिलेटिव मोशन रेस्पॉन्सिबल है ना। तो उसी को उन्होंने फर्स्ट लॉ में दिया। फिर फैराडेज सेकेंड लॉ की अगर अपन बात करें, फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। according to Faraday's second law, according to Faraday's second law, the rate of sorry the EMF induced, the EMF induced is equal to, according to Faraday's second law, the EMF induced is equal to the rate of change of magnetic flux, rate of change of
magnetic flux. That means we can say कि average EMF है वो proportional to delta phi by delta t होगा and इसको अपन लिख सकते हैं average EMF minus delta phi by delta t. ये एवरेज EMF है. एवरेज EMF अगर फाइंड करना है एवरेज EMF एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा phi by डेल्टा t. यहाँ पे एक नेगेटिव साइन हमने लिखा तो नेगेटिव साइन शोज लेंस लॉ. लेंस लॉ क्या होता है इसको अपन आगे देखेंगे. नेगेटिव साइन शोज लेंस लॉ. इसके प्रोड्यूस होने की डायरेक्शन को ये बताता है जिसे अपन लेंस लॉ कहते हैं. चलो अगर बेटा अपन कह रहे कि इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है, टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है, तो डेल्टा फाई आल्सो टेंड्स टू जीरो होगा. और उस केस में हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एवरेज ऑफ EMF इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो minus delta phi upon delta t and that will be equals to E minus d phi by dt होगा. इसको अपन instantaneous EMF कहेंगे. That is called instantaneous EMF. Instantaneous EMF. So the rate of change of flux with respect to time that gives EMF. तो ये instantaneous EMF है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल इससे रिलेटेड अपन देखते हैं. द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil is given by phi equals to 2t square plus 3t plus 4 Weber. Then find the EMF in the coil at t equals to 2 सेकेंड. 2 सेकेंड पर EMF अपनी को फाइंड करना. फाइंड करो. क्या आंसर आया? चलो तो देखो क्या मिल रहा है अपने को. E equals to माइनस डी फाई बाई डी टी. यहाँ पे अपन मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. रीजन ये क्योंकि नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन को बताता है. तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंस टू टी स्क्वायर का 2t प्लस 3 हो गया और 4 का 0 हो गया. मीन्स 4t प्लस 3 हो गया. और हमें E एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पूछा गया है तो हम लिख सकते 4 इंटू 2 plus 3 and that will be equals to what? 8 plus 3 11 वोल्ट. EMF का बेटा यूनिट क्या होता है? वोल्ट. हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था है ना. EMF एक टाइप ऑफ क्या है? वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है. बट ये नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण प्रोड्यूस होता है इसलिए हम यहाँ पे इसको EMF कहेंगे. आंसर. अभी अपन कह रहे हैं कि अगर हमें कोयल में करंट फाइंड करना, इंड्यूस करंट. इंड्यूस EMF तो अपने फाइंड कर लिया. अगर इंड्यूस करंट
पूछा जाए तो वो क्या होगा। हम कह रहे कि जो कोयल है उसका रेजिस्टेंस सपोज आर है। इफ द कोयल हैज रेजिस्टेंस, इफ द कोयल हैज रेजिस्टेंस आर, कोयल का रेजिस्टेंस अपन करें कि आर है, और कोयल का रेजिस्टेंस अगर आर है तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर के इक्वल होता है, जिसको हम लिख सकते हैं -1/r d∅dt। ई की वैल्यू d∅dt, ये करंट की वैल्यू होगा -1/r d∅dt। अगर अपन कह रहे हैं कि इंड्यूस चार्ज फ्लो पूछा जाएगा, कितना चार्ज फ्लो होगा, तो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज डेल्टा क्यू, ये अपने को फाइंड करना है। तो हम कह सकते हैं आई, जैसे अभी हमने कहा कि आई इक्वल्स टू -1/r d∅dt है, और आई को हम क्या लिख सकते हैं, dq/dt। dq/dt इक्वल्स टू -1/r d∅dt। dt से dt क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, मीन्स dq इक्वल्स टू -d∅/r के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन dq इक्वल्स टू -1/r इंटीग्रेशन d∅, तो ये हमें मिला डेल्टा क्यू टोटल चार्ज फ्लो माइनस डेल्टा फाई अपॉन आर के इक्वल होगा, और उसको अपन कह सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल्स टू इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स अपॉन आर के इक्वल होगा। ये टोटल चार्ज फ्लो है, फाई आई माइनस बटा फाई एफ अपॉन आर। अभी अपन इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम इनिशियल फ्लक्स की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि B1 डॉट ए, एरिया कांस्टेंट है, और फाइनल फ्लक्स उसको अपन लिख सकते हैं B2 डॉट ए। तो उस केस में अपन करें कि डेल्टा क्यू जो है वो हम लिख सकते हैं B1 माइनस B2 इंटू बटा एरिया अपॉन आर के इक्वल होगा। ये टोटल चार्ज फ्लो है। यस, अभी बेटा एक नोट करके अपन यहाँ पे लिखेंगे, और वो पॉइंट ये है कि अगर हमें पूछा जाए कि क्या इंड्यूस ईएमएफ कोयल के मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे नहीं करता, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम उस पर डिपेंड करेगा। द इंड्यूस ईएमएफ, फर्स्ट पॉइंट बेटा अपन कह रहे हैं द इंड्यूस ईएमएफ does not depend on the material of the coil, material of the coil। इंड्यूस ईएमएफ है वो कोयल के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। सेकेंड अपन कहेंगे अगर हम करंट की बात करें तो करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। द इंड्यूस करंट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल।
प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इंड्यूस करंट है वो अपन कह रहे कि मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। चलो अभी बेटा अपन कह रहे कुछ एग्जांपल अपन देखेंगे। क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फ्लक्स magnetic field in a certain region is given by B vector equals to 4.0 I cap 1.8 K cap into 10s power minus 3 Tesla. How much flux passes through a 5 centimeter square area loop? How much flux passes through 5 centimeter square area loop in this region if the loop lies flat on the xy plane? How much flux passes through a 5 centimeter square area loop in this region if the loop lies flat on the xy plane? Give the question.
हुआ बेटा? देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अपने को कहा गया है बी की वैल्यू बेटा, बी जो है वो हमें गिवन है, बी वेक्टर इक्वल्स टू 4.0 आई कैप प्लस 1.8 के कैप इंटू 10⁻³ टेस्ला। फिर बेटा एरिया अपने को दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको बेटा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। फिर अभी इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, तो इसने कहा है कि एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन के अंदर जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब एरिया वेक्टर अगर कोई एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर, दैट मीन्स के कैप होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁴ के कैप था। और फ्लक्स पूछा गया है, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला था, बी डॉट ए वेक्टर। तो बी की वैल्यू 4.0 आई कैप प्लस 1.8 के कैप इंटू 10⁻³ डॉट 5 इंटू 10⁻⁴ के कैप। अभी देखो आई डॉट के कैप 0 होता है, के डॉट के कैप 1 होता है, यहाँ पे मिला 1.8 इंटू 5 इंटू 10⁻⁷ वेबर, और 1.8 इंटू 5 9 इंटू 10⁻⁷ वेबर के इक्वल होगा। ये इसका फ्लक्स है। नोट कर लिया? Yes, sir. चलो वन मोर एग्जांपल बेटा। A coil of 100 ton, a coil of 100 ton and area 5 centimeter square is placed in a magnetic field, in a magnetic field B equals to 0.2 Tesla. The normal to the plane, normal to the plane of the coil make an angle of 60 degree with the direction of the magnetic field, the direction of the magnetic field. Find the flux linked with the coil. कोयल से लिंक फ्लक्स क्या होगा वो अपने को फाइंड करना, फाइंड करो।
मिला बेटा आंसर क्या मिला? 5 into 10⁻³ चलो चेक करते हैं। अपन करें नंबर ऑफ टर्न्स बेटा कितना है 100, एरिया 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला एंड थीटा जो है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ से अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स होगा एन बी ए cos 60। एन की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 0.2, एरिया 5 इंटू 10⁻⁻4 एंड cos 60 1/2। डेसिमल से 0 कैंसिल आउट मीन्स 2 से 2 कैंसिल आउट मीन्स 5 इंटू 10⁻³ वेबर। ये इसका आंसर होगा 5 इंटू 10⁻³ वेबर। चलो वन मोर एग्जांपल बेटा। द नॉर्थ पोल of a magnet is brought down along the axis of a horizontal circular coil. As a result, the flux through the coil changes from 0.5 Weber to 0.9 Weber in an interval of half of second, half of a second. Find the average EMF, average EMF और दूसरा find the average EMF and also find the direction of induced current, direction of induced current। और यहाँ पे कॉइल कुछ इस टाइप से है। ये जैसे अपन कह रहे कि कॉइल है, एक मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल पास में आ रहा है और ये साउथ पोल है। ऐसे अपन कह रहे कि नीचे आ रहा है और करंट की डायरेक्शन अपने को फाइंड करना। पहले इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना।
फाइंड करो बेटा इंड्यूस ईएमएफ और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। बोलो बेटा क्या होगा। देखो सबसे पहले तो अपन फ्लक्स की बात करते हैं। फाई इक्वल्स टू बेटा क्या फॉर्मूला, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे सॉरी ईएमएफ, ईएमएफ की अगर अपन बात करें तो ईएमएफ माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के इक्वल होगा। यस, यहाँ पे बेटा अभी साइन अपन रखेंगे। अभी साइन का क्या मीनिंग है वो पता चलेगा। तो फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स क्या होता है, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन बेटा टोटल टाइम टेकन। तो ये अपन कह रहे कि माइनस फाइनल बेटा कितना है 0.9, इनिशियल कितना है 0.4 अपॉन डेल्टा टी कितना बेटा 0.5 में ये हमें कितना मिला -1 वोल्ट। अभी बेटा अपन कह रहे कि -1 वोल्ट ये इसमें करंट होगा। और -1 वोल्ट का मतलब होता है कि अगर नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो इसमें अपन कह रहे कि नेगेटिव डायरेक्शन में बैटरी की पोलैरिटी होगी, ऐसा बेटा। और नेगेटिव डायरेक्शन में पोलैरिटी है तो करंट अपन कह रहे कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो करंट की डायरेक्शन अगर अपन देखें तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। अगर +1 होता तो अपन कह रहे कि करंट की डायरेक्शन ऐसे होगा। हम बैटरी में ऐसे कनेक्ट करते हैं यहाँ पर,
तो करंट ऐसे फ्लो होता है, और नेगेटिव है इसका मतलब करंट अपोजिट। दूसरा इसमें एक और अभी अपन लेंस लॉ देखेंगे, तो लेंस लॉ में भी इसका रिजल्ट अपन देखेंगे। लेंस लॉ क्या कहता है कि कोई भी क्लोज कॉइल है उसमें बेटा करंट की डायरेक्शन वो होगी जिसके कारण वो उसके प्रोड्यूस होने के रीजन का या कोजेस का अपोज करे। तो जब नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो इसमें भी नॉर्थ पोल एस ये बिहेव करेगा। भाई अपोज कब होगा, देखो नॉर्थ पास में आ रहा है तो हमने कहा था एक मैग्नेटिक करंट कैरिंग कोइल जो है वो डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। तो अभी अपन कह रहे नॉर्थ पोल के पास में आने का अपोज कब होगा, जब यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा। तो नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन हुआ, मतलब नॉर्थ के टर्मिनल की डायरेक्शन इसमें होगा। तो डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसमें होगा। That's all. Yes, one more example. A coil of 40 ohm resistance, a coil of 40 ohm resistance having 100 turns, having 100 turns and radius 6 millimeter is connected to ammeter of resistance, ammeter of resistance of 160 ohm. Coil is placed perpendicular, coil is placed perpendicular to a magnetic field, perpendicular to a magnetic field. When coil is taken out of the field, 32 millicoulomb charge flows through it. Find the change in intensity. Change in intensity of magnetic field. ये अपने पास चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये अपने को फाइंड करना, डेल्टा बी फाइंड करना होगा। फाइंड करो।
हो गया बेटा? बोलो बेटा क्या मिला आंसर? देखो पहले तो गिवन क्वांटिटी अपन देखेंगे। कोयल का रेजिस्टेंस बेटा कितना है? 40 ओम। फिर एमीटर जो कनेक्टेड है करंट मेजर करने के लिए, उसका रेजिस्टेंस 160 ओम है, ये 160। फिर अपने को दे रखा बेटा नंबर ऑफ टर्न्स, वो कितना है? 100। डेल्टा बी फाइंड करना है। और डेल्टा क्यू जो चार्ज फ्लो है वो 32 मिली कूलम, 32 इंटू 10⁻³ कूलम। एंड रेडियस जो दे रखा है आर, और वो कितना है? 6 मिलीमीटर, 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो इसका एरिया अपन देख सकते हैं 5 इंटू 6 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। अभी अपन पहले फॉर्मूला देखे होंगे बेटा डेल्टा क्यू। एंड डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है? डेल्टा फाई अपॉन आर। तो डेल्टा फाई की वैल्यू उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा बी इंटू ए। और ये बेटा टोटल रेजिस्टेंस हो गया, ये डेल्टा क्यू हो गया। तो अभी अपन यहाँ पे कहेंगे डेल्टा क्यू 32 इंटू 10⁻⁻3। डेल्टा बी फाइंड करना है। एरिया अपने पास पाई 6 इंटू 10⁻⁻3 उसका होल स्क्वायर। और टोटल रेजिस्टेंस 160 प्लस 40, 160 प्लस 40, ये बेटा 200 होगा। तो यहाँ से डेल्टा बी अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो कितना मिल रहा? 32 इंटू 10⁻⁻3 इंटू बेटा 200 अपॉन पाई, और ये हमने लिखा 36 इंटू 10⁻⁻6 -3, ये बेटा -3 कैंसिल आउट हो गया। और इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। 32 ये बेटा अपन कह रहे कि 8 हो गया, ये 9 हो गया। तो इसको अपने लिखा 16 और ये अपने पास 10 की पावर 5 हो गया अपॉन 9 इंटू 5 हो गया। और इसको अपन लिख सकते हैं 16 9 और ये 5 को 3.14, तो अप्रोक्सीमेट ये बेटा 5.66 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला के इक्वल हो। 160 डिवाइड बाई हमने रख दिया बेटा 9 3 जा 27। तो 27 इंटू अगर अपन 5 देखेंगे तो 27 इंटू 5, 25 एंड 5 10 135। तो 5.66 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा।